साथ भी कभी ऐसा होता है कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। सैलरी आई, पेमेंट आई, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, सडनली कोई एक्स्ट्रा इनकम आ गई, लेकिन कुछ ही दिन या कुछ ही महीनों में पैसा गायब। कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस, कभी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी लोन, कभी हेल्थ का खर्चा, कभी ऐसी सिचुएशन जिसका आपने सोचा भी नहीं था। और फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, मैं कमा तो रहा हूँ, फिर मेरे पास पैसा रुक क्यों नहीं रहा। एस्ट्रोलॉजी में इसका आंसर सिर्फ एक प्लैनेट से नहीं मिलता, और लाल किताब के अकॉर्डिंग तो मनी को समझने के लिए वेल्थ, गेन्स और एक्सपेंडिचर के पूरे पैटर्न्स को देखना पड़ता है। आज हम देखेंगे वो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस और लाल किताब के हिडन इंडिकेशंस जो ये बता सकें कि पैसा आपकी लाइफ में आ तो रहा है लेकिन अक्यूमुलेट क्यों नहीं हो पा रहा। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ट्रेडिशनल लाल किताब रेमेडीज भी बताऊंगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, रेमेडी करने से पहले अपनी कुंडली का कॉम्बिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सेम रेमेडी इज़ नॉट नेसेसरीली सूटेबल फॉर एवरीवन। ठीक है जी। सबसे पहले मनी के लिए कौन से हाउसेस इम्पॉर्टेंट है ये जानेंगे। ठीक है, देखो, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से वेल्थ को देखते हैं तो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट हाउसेस सामने आते हैं। सेकेंड हाउस को हम धन भाव कहते हैं। ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ, सेविंग्स, फैमिली वेल्थ और रिसोर्सेज से कनेक्टेड है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पैसा आप कमा रहे हैं, लेकिन क्या आप उसको एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं? इस क्वेश्चन में सेकेंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। फिर आता है आपका 11th हाउस। 11th हाउस है लाभ का घर, यानी गेन्स, इनकम, फिनेंशियल फुलफिलमेंट, नेटवर्क से गेन, अपॉर्चुनिटी से गेन और डिज़ायर्स का फुलफिलमेंट। इसलिए अगर किसी की इनकम और गेन्स को समझना है तो 11वें घर को इग्नोर आप नहीं कर सकते। ठीक है जी। फिर 12th हाउस अगेन इम्पॉर्टेंट है, और इससे ना देखो, इसके नाम से ही एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। 12th हाउस माने एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो, लॉसेस, एक्सपेंसेस और रिसोर्सेज का बाहर जाना। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनेंशियल इक्वेशन बन जाती है यहाँ पे। सेकेंड हाउस मनी दैट एक्यूमुलेट्स, 11th हाउस मनी दैट कम्स एज गेन्स। ठीक है जी। और फिर आता है आपका 12th हाउस, मनी दैट गोज आउट। ये है आपके कुछ कॉम्बिनेशंस। अब अगर आपकी कुंडली में इन हाउसेस के लॉर्ड्स या सिग्निफिकेटर्स के बीच पर्टिकुलर कनेक्शंस बन रहे हैं तो फिनेंशियल पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन 1, सेकेंड हाउस पे एफ्लिक्टेड हो। ठीक है जी। अगर आपका सेकेंड हाउस हेविली एफ्लिक्टेड है, या सेकेंड लॉर्ड वीक है, या मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस वेल्थ एक्यूमुलेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो एक इंसान पैसा कमा सकता है लेकिन सेविंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, पुअर इनकम और पुअर एक्यूमुलेशन एक ही चीज़ नहीं है। किसी इंसान की इनकम अच्छी हो सकती है लेकिन वेल्थ बिल्ड करने में डिफ़िकल्टी आ सकती है, और यही वो सिचुएशन है जहां इंसान अक्सर कहता है पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है। ठीक है जी। फिर आता है आपका कॉम्बिनेशन नंबर 2, जहां पे 11th हाउस स्ट्रॉन्ग लेकिन 12th हाउस भी एक्टिव हो। ये है आपका सेकेंड कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर 11th हाउस आपका स्ट्रॉन्ग है तो गेन्स के अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, इनकम के सोर्सेज डेवलप हो सकते हैं। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली 12th हाउस स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है तो पैसा आने के साथ साथ जाने के चांसेस भी हाई होते हैं, यानी इनकम हाई, एक्सपेंसेस भी हाई। रिजल्ट क्या होगा? इंसान का एक, आप बोल सकते हो, आउटवर्डली सक्सेसफुल दिख सकता है एक इंसान आपको, लेकिन बैंक बैलेंस उतना इम्प्रेसिव उनका नहीं होगा। और इसी वजह से सिर्फ सैलरी या इनकम देख के किसी इंसान की फिनेंशियल स्टेबिलिटी जज आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी।
फिर आता है आपका थर्ड कॉम्बिनेशन, राहु और पैसा। अब आते हैं इस पे। देखो, राहु का नेचर ही अनयूजुअल है, डिज़ायर, एम्बिशन, सडननेस, अनकन्वेंशनल अपॉर्चुनिटीज और एक्सट्रीम्स। इसलिए ना जब राहु वेल्थ रिलेटेड हाउसेस या फाइनेंशियल सिग्निफिकेटर्स को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है तो फाइनेंशियल लाइफ में अप एंड डाउन, सडन अपॉर्चुनिटीज या सडन एक्सपेंसेस जैसे पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। कभी सडनली पैसा, कभी सडनली लॉस, कभी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी और कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, इंसान को लगता है कि फाइनेंशियल लाइफ प्रिडिक्टेबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ भी सिर्फ राहु को देख के कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। राहु किस हाउस में है, किस प्लैनेट के साथ है, किस हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है और ओवरऑल चार्ट आपका क्या कह रहा है, ये सब देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है जी, फिर बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन 4 की तरफ। कॉम्बिनेशन नंबर 4 है जी केतु एंड डिटैचमेंट फ्रॉम मनी। देखो, राहु का ऑपोजिट एक्सिस पे आता है केतु। केतु का नेचर है डिटैचमेंट का, ठीक है। कभी कभी स्ट्रॉन्ग केतु इन्फ्लुएंस फिनेंशियल मैटर्स में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट कर सकता है। अर्निंग तो हो रही है, लेकिन पैसा अक्यूमुलेशन के प्रति इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब पैसा कमा रहे हो पर उसको अक्यूमुलेट करने में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। या इंसान सडनली फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेगा, या एक फेज़ में पैसा इम्पोर्टेंट लगने लग जाएगा और दूसरे फेज़ में बिल्कुल ही नहीं इम्पोर्टेंट लगेगा। तो सडन डिटैचमेंट, सडन डिसीजंस। केतु का इन्फ्लुएंस भी ना स्पेशली तब इंटरेस्टिंग हो जाता है जब वेल्थ रिलेटेड हाउसेस या उनके लॉर्ड से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा हो। फिर से बोलूँगी, कंटेक्स्ट मैटर करता है यहाँ पे। सिर्फ केतु किसी हाउस में है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी ना इतनी सिंपल नहीं है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो बिठाने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन नंबर 5, सैटर्न एंड डिलेड वेल्थ। देखो, शनि की बात करते हैं। शनि को देख के लोग इमीडिएटली डर जाते हैं, लेकिन सैटर्न या शनि का मतलब सिर्फ लॉस नहीं होता। शनि का सबसे बड़ा कीवर्ड है डिले प्लस डिसिप्लिन प्लस एक्यूमुलेशन ओवर टाइम। इसलिए कई चार्ट्स में ना शनि फाइनेंशियल ग्रोथ को स्लो कर सकता है, लेकिन साइमल्टेनियसली लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी क्रिएट कर सकता है। ऐसे लोगों में ना पैटर्न हो सकता है, यंग एज में स्ट्रगल, इनकम स्लोली इम्प्रूव होगी, सेविंग्स लेट डेवलप होंगी, लेकिन एज और एक्सपीरियंस के साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए सैटर्न को ना सिंपली मनी डिस्ट्रॉयर कहना एकदम गलत है, क्योंकि सैटर्न जो शनि है ना, उसका जो लेसन होता है वो अक्सर ये होता है कि स्लोली बिल्ड करो लेकिन सस्टेनेबली बिल्ड करो। ठीक है जी, अब आते हैं हम लाल किताब पे। लाल किताब का अप्रोच ना थोड़ा डिफरेंट और फैसिनेटिंग है। यहाँ प्लैनेट्स के साथ साथ हाउस प्लेसमेंट, प्लैनेटरी रिलेशनशिप्स, बिहेवियर और ट्रेडिशनल रेमेडीज़ को पर्टिकुलरली बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है। और इसी वजह से लाल किताब में ना कुछ रेमेडीज़ बहुत स्पेसिफिक होती हैं। लेकिन हाँ, अगेन एक वार्निंग है, इंटरनेट पे कोई भी रैंडम रेमेडी देख के ब्लाइंडली स्टार्ट मत करना। पर्टिकुलरली जेमस्टोन्स या स्ट्रॉन्ग प्लैनेटरी रेमेडीज़ आप नहीं कर सकते बिना अपना कुंडली दिखाए। ठीक है जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लाल किताब रेमेडीज़ भी चार्ट के कंटेक्स्ट में ही समझना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो, पैसे के लिए ना एक सिंपल लाल किताब का प्रिंसिपल है। ट्रेडिशनल लाल किताब प्रैक्टिस में क्लीनलीनेस, ऑर्डर और हाउस होल्ड एनवायरनमेंट को ना बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसलिए एक सिंपल प्रैक्टिस से स्टार्ट कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको कुछ लॉजिक नहीं लगाना, कोई किसी को कुंडली नहीं दिखानी। करना क्या है, अपने घर को अननेसेसरीली क्लटर्ड मत रखिए, स्पेशली एंट्रेंस एरिया और वो जगह ना जहां आप डेली इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करते हैं।
ब्रोकन, यूजलेस, अननेसेसरीली एक्यूमुलेटेड ऑब्जेक्ट्स, ये सब अपने घर से निकाल दीजिए। देखो, ये कोई मैजिक मनी स्पेल नहीं है, लेकिन लाल किताब के ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क में ना हाउस होल्ड एनवायरनमेंट को सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस मिलती है। तो आप ना सबसे पहले ये तो करके देखो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये करने के बाद विदिन 1 डे 2 डेज आपको कैसा फील हो रहा है। आई एम श्योर यू विल फील गुड अबाउट इट। ठीक है जी। अब एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है स्पीच। देखो, सेकेंड हाउस वेल्थ के साथ स्पीच से भी कनेक्टेड है, इसलिए अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो अपनी स्पीच और फैमिली एनवायरनमेंट को भी ऑब्जर्व कीजिए। हर बात में नेगेटिविटी, हर वक्त एब्यूजिव लैंग्वेज, फैमिली मेम्बर्स के साथ अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, ये चीज़ें ना ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में कम्प्लीटली इररेलेवेंट नहीं मानी जाती। इसलिए वेल्थ के साथ अपनी वाणी और फैमिली हार्मनी पे ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब लाल किताब की प्रैक्टिसेस, ये 3 प्रैक्टिसेस हैं लाल किताब की जो आपकी फिनेंशियल एनर्जी को ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इम्प्रूव करवाएगी। ठीक है। तो बेसिक ये जो है ना प्रैक्टिसेस आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहली प्रैक्टिस जो मैंने बोला, घर में अननेसेसरी क्लटर एक्यूमुलेट नहीं होने देना है, पर्टिकुलरली टूटी हुई चीज़ें और अनयूज्ड चीज़ें। ठीक है जी। सेकंड प्रैक्टिस, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और इम्पॉर्टेंट पेपर्स को सिस्टमैटिकली रखें। ठीक है। मनी रिलेटेड मैटर्स में डिसऑर्डर आपको अवॉइड करना है। ठीक है। थर्ड प्रैक्टिस, खाना और रिसोर्सेज का डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। ट्रेडिशनल इंडियन एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब ट्रेडिशंस में फूड, फैमिली रिसोर्सेज और वेल्थ के बीच सिंबॉलिक रिलेशनशिप को ना बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। वेस्ट कम करें, अन्न की रिस्पेक्ट कीजिए और अननेसेसरीली रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय मत करिए। ठीक है जी। आप ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस स्टार्ट करो, आपको बहुत इम्प्रूवमेंट फील होगी। ठीक है। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी कुंडली में वेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कभी पैसा नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी ना डेस्टिनी को एक फिक्स्ड सेंटेंस की तरह नहीं देखती। चार्ट पैटर्न्स बताता है, टाइमिंग भी बताता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस भी बताता है, और रेमेडीज का पर्पस जो है ना ट्रेडिशनली नेगेटिव टेंडेंसीज को बैलेंस करना माना जाता है। इसलिए अगर पैसा आ रहा है और गायब हो जाता है तो अपनी कुंडली में स्पेसिफिकली ये देखिए कि आपका सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस का लॉर्ड, अगेन 11th हाउस लॉर्ड्स, 12th हाउस लॉर्ड, जुपिटर, वीनस, राहु, केतु एंड सैटर्न, और इनके म्यूचुअल कनेक्शंस देखिए। तब जाके आपको समझ आएगा कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली अर्निंग की है, वेल्थ एक्यूमुलेट करने की है या एक्सपेंडिचर की है। थोड़ी सी डिटेल मैंने बताई है आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, दोबारा आप उसको सुनिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है जी। और अगर आप चाहते हो ना कि मैं नेक्स्ट वीडियो में राहु और पैसा, इसका कंप्लीट कनेक्शन आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कि कुंडली में राहु के कौन से प्लेसमेंट्स फाइनेंशियल लाइफ में सडन गेन, इंस्टेबिलिटी, ग्रीड, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या अनकन्वेंशनल वेल्थ के पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, तो कमेंट में लिखिए राहु मनी। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी को इसी तरह डीपली समझना है, सिर्फ जेनेरिक राशि प्रिडिक्शन के थ्रू नहीं बल्कि कुंडली के एक्चुअल प्लैनेटरी पैटर्न्स के थ्रू, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज ना कई बार प्रॉब्लम ये नहीं होती कि पैसा आपकी कुंडली में नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि पैसा किस हाउस से आ रहा है और किस हाउस के थ्रू बाहर जा रहा है। ठीक है जी। तो इन सब चीज़ों को और अच्छे से समझना है तो फटाफट लिखिए राहु मनी और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।